नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। जीतो कनेक्ट सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, जीतो कनेक्ट मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लाने का काम करता है। दूसरा, 3 दिवसीय जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन पुणे स्थित गंगा धाम एनेक्स की ओर से किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 6 मई को जीतो कनेक्ट सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। बता दें कि जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसे संक्षेप में जीतो कहते हैं, इनके द्वारा आयोजित ये जीतो कनेक्ट मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों को एक साथ लाएगा। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मावलंबियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। जीतो कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम से यह संगठन व्यवसाय और उद्योग जगत को आपसी नेटवर्किंग और निजी संवाद के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है। 3 दिवसीय जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन पुणे स्थित गंगाधाम एनेक्स की ओर से 6 से 8 मई तक किया जा रहा है। इसमें व्यवसाय और अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व विख्यात कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एशिया के पहले व्यक्ति हैं। बी, वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी हैं। सी, इन्हें नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया गया था। डी, बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था, यानी आज इनकी जयंती है। ये विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले एक युग दृष्टा थे। साल 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। साल 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, जबकि प्रश्न के कथन में कहा गया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में ये उपाधि लौटाया गया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। 7 अगस्त 1941 को इनका निधन हो गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में गौ कास्ट मशीन सुर्खियों में रही। यह क्या काम करती है? ऑप्शंस हैं ए, गाय के गोबर से लकड़ी का ईंधन बनाने वाली मशीन। बी, विकलांग पशुओं के लिए कृत्रिम अंग बनाने के काम में आती है। सी, घरेलू कूड़े का प्रसंस्करण करके इसे पशुओं के चारा योग्य बनाती है। डी, पशुओं के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने वाली मशीन है ये। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये गाय के गोबर से लकड़ी का ईंधन बनाने वाली मशीन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गाय के गोबर से लकड़ी का ईंधन बनाने वाली मशीन गौ कास्ट मशीन को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों को सौंपी। इस मशीन का इस्तेमाल गोबर पर आधारित ईंधन की लकड़ी को लंबे लॉग जैसे आकार में बनाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में गाय के गोबर और मवेशियों के कचरे जैसे सूखे धान को मिलाकर डाला जाता है और इसे कंप्रेस करके लकड़ी बनाई जाती है, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता है। इस मशीन से प्रतिदिन 3000 किलोग्राम गाय के गोबर को प्रसंस्कृत करके 1500 किलोग्राम गाय के गोबर आधारित लकड़ी का उत्पादन किया जा सकता है। इसका उपयोग 5 से 7 शवों के दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी के रूप में किया जा सकता है। गो गोबर लॉग मशीन
पर्यावरण की रक्षा करने, पेड़ों की कटाई को रोकने में मदद करेगी और इससे राजस्व भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में कहां देश का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी देहरादून अथवा डी नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के परिसर में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी FCT हब स्थापित किया गया है। इस हब में तमाम अत्याधुनिक फ्लो केमिस्ट्री के उपकरण हैं। ये व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। बता दें कि प्रवाह रसायन यानी फ्लो केमिस्ट्री विज्ञान में कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया सतत प्रवाह में कराई जाती है। ये बैच उत्पादन से अलग होता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैदियों के लिए एक जीवहाला योजना शुरू की है? विकल्प है ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल अथवा डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी महाराष्ट्र ने शुरू किया है जीवहाला योजना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के जेल विभाग ने राज्य के कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की है। भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली योजना है। हालांकि अभी इसे पायलट तौर पर लागू किया गया है, लेकिन बाद में इसे 60 जेलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत कैदियों के परिवार के सदस्यों को कैदियों के नाम पर बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। इस पर 7% ब्याज दर लागू होगा। कैदी इस कर्ज का इस्तेमाल अपने परिवार के सदस्यों के इलाज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और कानूनी शुल्क आदि के लिए कर सकेंगे। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो दयाइश के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि आपके आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए दयाइश ने स्टैटिक MCQs के नाम से एक दूसरा प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज MCQs का प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम इसे रोजाना 3 बजे प्रसारित करते हैं। इसका लाभ ज़रूर उठाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।